नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। फेड के फैसले से पहले आज बाजार रहे सतर्क, फिर भी सेंसेक्स 145 पॉइंट तो निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर बंद। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत, नवंबर में WPI महंगाई गिरकर 5.85% पर आई। फल सब्जियों के साथ साथ खाने पीने की दूसरी चीजें हुई सस्ती। चीनी सैनिक से झड़प के मुद्दे पर आज भी संसद में हुआ हंगामा। कांग्रेस TMC ने किया वॉकआउट। 12 बजे के बाद सुचारू रूप से हुआ कामकाज। तवांग झड़प पर अमेरिका की चीन को 2 टूक। LAC पर चीन की गतिविधियों पर उठाए सवाल, कहा हम हमेशा भारत के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात में हुआ सुधार, आज नहीं दिखी यात्रियों की लंबी कतारें। CNBC आवाज ने जोरों शोरों से उठाया था मुद्दा। और खबरों की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर कई दिनों से लगातार कंजेशन की शिकायतों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। भारी कंजेशन के बाद आज दिल्ली एयरपोर्ट के हाल में थोड़ा सुधार दिखा। यहां पर एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामला अपने हाथ में लेकर हाई प्रोफाइल मीट की। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्राउन मैनेजमेंट का खासा इंतजाम किया, साथ ही एक्सरे मशीन की संख्या भी बढ़ा दी गई। CNBC आवाज ने इस मुद्दे को जोरों शोरों के साथ उठाया था और अब इसका असर दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल्ली एयरपोर्ट में भीड़ पर जो बयान था वो भी आपको सुनाते हैं। वहाँ जाके स्वतः मैंने निरीक्षण भी किया था। कई कदम हम लोग उठा रहे हैं, जिसका एक अच्छा परिणाम भी आज सुबह से दिख रहा है। शायद ट्विटर पे भी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोगों को जो असुविधा हो रही थी वो अब थोड़ी कम हुई है। डिजिटल बोर्ड्स भी हमने हर एक गेट पे मैंने आदेश दिए थे डिजिटल बोर्ड्स रखने चाहिए। अधिकतम गेट्स बने हैं। सिक्योरिटी के जो ट्रेज हैं उसको भी हमने आदेश दिया है डायल को कि वो उसमें बढ़ाएं। उसकी भी एक समय सीमा के आधार पर उसकी बढ़ोतरी भी की जा रही है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आज थोड़ी भीड़ वहां पर कम दिखी और जो लाइन थी वो भी आज वहां पर छोटी दिखी। कैसा रहा आज एयरपोर्ट का हाल, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे आज स्थिति में थोड़ा सुधार ज़रूर है, क्योंकि एक के बाद एक जब कई सारे एक्शंस लिए गए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंटरवीन किया इस मामले में और कई सारे आदेश दिया गया, गाइडलाइन जारी किया गया। उसके बाद आज की जो स्थिति है, आज सुबह से स्थिति में थोड़ा सा सुधार है। जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी तरफ से हर आधे घंटे में वेटिंग टाइम की जो लिस्ट है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जारी की जा रही है और एयरपोर्ट के सामने जो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ दिया जा रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट का दावा है कि इस वक्त जो वेटिंग टाइम है एयरपोर्ट एंट्री के लिए वो 5 मिनट से कम हो गया है और खासतौर पे जो सिक्योरिटी के दौरान का जो वेटिंग पीरियड है वो 7 से 8 मिनट का है। लेकिन जो लोग अंदर हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उनकी अगर माने तो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें अभी भी 40 से 45 मिनट का वक्त लग रहा है, एंट्री से लेकर सिक्योरिटी को क्रॉस करने तक का। और उसके जो पीछे जो कारण है कि एक बहुत बड़ा समय सिक्योरिटी से पहले की जो लाइनें हैं वहाँ पर लग रहा है लोगों को, उसको लेकर अभी भी पूरी तरह से स्थिति बेहतर नहीं हुई है। लोग अभी भी विजुअल्स भेज रहे हैं और ये स्थिति जो थोड़ी बहुत सुधार हुआ है वो दिल्ली एयरपोर्ट का है। जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, गोवा हो गया या फिर आप हैदराबाद ले लीजिए, बेंगलुरु हो गए, चेन्नई हो गई, यहाँ अभी भी लोगों की लंबी भीड़ है, वहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री प्रोएक्टिवली इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है, चीज़ों में थोड़ा सुधार जरूर होगा। बहरहाल कुछ कदम जो उठाए गए हैं, सबसे पहले तो जो एक्सरे मशीनें हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उसको बढ़ा दिया गया है। 4 नई एक्सरे मशीनें डाली गई है। हर गेट पर 6 करीब ऐसे लोग हैं जो कि डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि क्राउड मैनेजमेंट करेंगे और लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा CISF के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। क्राउड मैनेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके हर गेट पे डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो ये कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आने वाला जो सीज़न है वो पीक सीज़न है और लोग यात्रा करने जा रहे हैं नए साल से पहले, तो उसमें समय भीड़ और बढ़ने जा रही है। उसको लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं और कदम उठाने पड़ेंगे।
और अब बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में थोक महंगाई दर 8.39% से घटकर अब 5.85% पर आ गई। थोक महंगाई दर 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर में खाने पीने की चीजों के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। खाद्य थोक महंगाई दर 6.48% से घटकर अब 2.17% पर आ गई, जबकि सब्जियों के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आलू की महंगाई में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। फ्यूल एंड पावर की महंगाई भी कम हुई है। अंडे मांस के दाम भी कम हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि नवंबर में रिटेल महंगाई दर भी घटकर 6% के नीचे आ गई है। और अब बात करेंगे मार्केट की। आज फेड के फैसले से पहले बाजार सतर्क रहा। बैंक निफ्टी आज 44,000 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 145 पॉइंट चढ़कर 62,678 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर 18,660 पर बंद हुआ। आज आईटी, मेटल और रियलिटी शेयरों में तेजी देखी गई। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए आज मार्केट के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज भारतीय बाजारों में फेड के आउटकम से ठीक पहले एक जोरदार मूव जो था वो निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिला। रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक आज फिर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल्स जो कि तेजी में थे, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में तेजी थी। हालांकि तेजी उतनी तेज नहीं थी जितनी बाकी इंडिसेस के अंदर थी, लेकिन एक अच्छा मूव आज आईटी स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फाइनेंशियल्स तेजी के अंदर थे। बैंक निफ्टी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। सिलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी थी। सिलेक्टिव एनबीएफसी जो थे वो तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स जो कि ट्रेड कर रहे थे तेजी के साथ। एफएमसीजी आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग चपेट में था, रादर बैकफुट पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्योंकि मार्केट एक बड़े इवेंट को अवेट कर रहा है, तो उससे ठीक पहले बैंकिंग की जो तूफानी तेजी है वो आज भी बरकरार रही। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का क्या हाल रहा? कहां पर एक्शन, कहां पर सुस्ती? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह से आज पार्टिसिपेशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज मेजरली मार्केट में जो गेन कर रहे थे उसमें हिंडाल्को लीड करता हुआ 2.5% की तेजी। ओएनजीसी 2.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर और यूपीएल करीब करीब 2% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज नेस्ले इंडिया थोड़ा प्रेशर में, करीब 1.5% की बिकवाली। आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% नीचे, भारतीय एयरटेल करीब 1% नीचे, एशियन पेंट्स करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। वोडाफोन लास्ट आवर में एक स्पाइक, 9.5% का उछाल। सोना बीएलडब्ल्यू 6.5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 4.5% ऊपर और एलएनटी टेक करीब 3% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में प्रॉफिट टेकिंग रही यस बैंक में, जोरदार तेजी के बाद 8% नीचे। पेज इंडस्ट्री करीब 3% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 2.5% नीचे और अबट करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर आज थोड़ा बहुत मूव था, तो उसके अंदर एक बढ़िया मूव आज मार्केट से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, खासतौर से मेटल स्पेस में, चाहे मिड कैप मेटल के स्टॉक्स हो या एनबीएफसी स्पेस में, चाहे मिड कैप एनबीएफसी स्टॉक्स हो, जहां पर एक बढ़िया मूव आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का कहना है कि बाजार में तेजी का ये मूड अभी कायम रहेगा। उनके मुताबिक सरकारी बैंकों में अभी 10 से 15% तेजी बाकी है। तो वही हमसे चर्चा के दौरान वो सीमेंट और पीएसयू बैंक सेक्टर्स को लेकर भी काफी बुलिश दिखाई दी। पहले भी हम बात कर चुके हैं, हम बजाज फाइनेंस के ऊपर पॉजिटिव है और उसने कुछ नहीं किया पिछले 3 महीने में, अगर आप देखेंगे। इनफैक्ट इट्स बीन अ नेगेटिव प्लेयर। उसके अलावा हमको चोला फाइनेंस पसंद है। एक पैरेलल ड्रॉ कर रही हूं मैं। आपको अगर याद होगा कि पिछले 2-2.5 साल एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया था, एंड नाउ दैट इट्स ब्रोकन आउट एंड ये जो अभी 1650 के लेवल पे है, इट्स प्रोबेबली हेडिंग टुवर्ड्स 1800। और अब बात करेंगे अरुणाचल की, जहां पर एलएसी में त्वांग के पास हुई झड़प पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। त्वांग में हुए टकराव पर पेंटागन प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। हम भारत के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका एक तरफा तरीके से सीमा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। तो वहीं प्रेस सचिव ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश की गई है, इसका हम समर्थन करते हैं। That DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, but I would defer you to India in terms of their views. It does reflect, though, and it's important to point out, the growing trend by the PRC to assert itself
and to be provocative. वहीं तवांग झड़प के बाद हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया, आप भी देखें। भारत की सीमा पर तवांग है, लेकिन क्लेम लगातार यहाँ पर चीन की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि चीन डिप्लोमेटिक और सामरिक तौर पर बेहद संवेदनशील जिला है। और ऐसे में चीन लगातार, क्योंकि मिनी तिब्बत है और चीन की तरफ से कहा जाता है कि वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, ऐसे में वो लगातार उसे क्लेम करने की कोशिश करता है और इस तरीके की गतिविधियां पेट्रोलिंग के दौरान वो करता रहता है। लेकिन 9 दिसंबर को जब नॉर्मल पेट्रोलिंग हो रही थी, क्योंकि 2006 से इस तरीके की पेट्रोलिंग दोनों देशों की तरफ से होती है, दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं के दावे करती हैं, क्योंकि कोई भी सीमाएं जो है फिलहाल निर्धारित नहीं है दोनों सेनाओं के लिए। पेट्रोलिंग करते वक्त ये जरूर एक रूल होता है कि आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, हथियार आप पीछे रखते हैं, लेकिन कुछ डंडे हाथ में आप ले सकते हैं और इन्हीं डंडों का इस्तेमाल चीन की तरफ से किया गया। आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो बार बार देखा होगा, कि कंटीली तारों के साथ यहाँ पर चीन ने साजिश की, सोची समझी साजिश के तहत चीन आया 300 सैनिकों को लेकर, लेकिन भारतीय सेना ने कैसे उसके इरादे पस्त कर दिए कि चीन को उल्टे पांव भागना पड़ा। और फिलहाल हम LAC पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम वो साहस और शौर्य गाथा आपको तमाम अपने शूरवीर जाबाजों की दिखाना चाहते हैं कि ये वो दुर्लभ और दुर्गम पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच वो रहते हैं, डटे हुए हैं और उनके इरादे कितने सॉलिड हैं, ये लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के कोटा में एक ही दिन में 3 कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। आखिर छात्र क्यों कर रहे हैं आत्महत्या, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे पर आज संसद में भी हंगामा हुआ। अपनी मांग पूरी नहीं होने पर कांग्रेस और टीएमसी ने लोकसभा से थोड़ी देर के लिए वॉकआउट भी किया। उधर दोपहर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि महंगाई दर काबू में आ रही है और फॉरेक्स रिजर्व के मुद्दे पर चिंता की कोई बात नहीं है। संसद के आज के कामकाज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी, चलते हैं उनके पास। लक्ष्मण जी, बताएं संसद में आज क्या कुछ खास रहा? देखिए, दरअसल कल जिस तरीके का हंगामा संसद में देखने को मिला था चीन के मुद्दे पर, तो आज ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर रणनीति क्या होगी। इस रणनीति को तय करने के लिए सबसे पहले तो एनडीए नेताओं की बैठक हुई, प्रधानमंत्री इस बैठक में थे और वहाँ पे खास तौर से आज संसद की रणनीति पे चर्चा तो हुई, राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई और अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर अश्विनी वैष्णव ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। उसके साथ साथ जो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी विपक्ष नेताओं के साथ मिलकर के बैठक की और संसद के लिए रणनीति बनाई। लेकिन जब दोनों सदन शुरू हुए तो चीन का मुद्दा फिर से उठा और चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बहस करने की मांग करती रही। यहाँ तक कि शशि थरूर ने कहा कि सिर्फ जवाब देने भर से काम नहीं चलेगा, ये मुद्दा संवेदनशील है, इस पर बहस करना चाहिए। लेकिन सरकार बहस करने को तैयार नहीं हुई, लिहाजा पहले कांग्रेस के सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। फिर जब कांग्रेस के सांसद चले गए तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी वहां से वॉकआउट कर गए। कुछ देर के लिए सदन में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन दोपहर बाद सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली। राज्यसभा में 2 बिल यहां पे पेश भी किए गए। जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पारित किया गया और आर्बिट्रेशन सेंटर बिल जो है इसको यहां पर पेश किया गया। 2 बजे के बाद संसद में महत्वपूर्ण कामकाज शुरू हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पे अपना जवाब देना शुरू किया। जी, मेरा सवाल दूसरा उसी पर है लक्ष्मण जी कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पर जब वो बात कर रही थी, उसका जवाब जब वो दे रही थी, तो उनका फोकस किन किन बातों पर था? देखिए, दरअसल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट तो एक बहाना था, लेकिन इसके जरिए वित्त मंत्री ये बताना चाह रहे थे कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे कोई चिंता की बात नहीं है
और उन्होंने साफ तौर से जो बातें कही उसकी शुरुआत में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पैंडेमिक के टाइम में जो आपदा आई थी कोविड के टाइम में भारत सबसे बेहतर तरीके से इससे निपटने में कामयाब रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट खुद कहती है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व जिसको लेकर कई हलकों में चिंता जताई जा रही थी उसका भी जवाब दिया और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जिन देशों के पास फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा है उनमें भारत शामिल है। महंगाई के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि अब चिंता करने की बात नहीं है, महंगाई दर काबू में आ रही है और महंगाई पर हर हाल में हम काबू पा लेंगे। जहां तक की बात रही कि अतिरिक्त पैसा आप इतना ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, तो इसमें वित्त मंत्री का कहना था कि अतिरिक्त पैसा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इससे फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी जो है इस पर इसकी भरपाई की जा सके ताकि इसका बोझ आम लोगों पर ना पड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा के तहत फंड की दिक्कत हो रही है, फंड की कमी हो रही है, इसलिए ये कहना कि फंड कम दिया जा रहा है ये नहीं है, दरअसल फंड मांगा ही कम जा रहा है, यानी मनरेगा के तहत मांग जो है वो काफ़ी घटी है। एक महत्वपूर्ण बात रुपये के डिप्रिसिएशन के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि डॉलर को छोड़ दीजिए तो दुनिया के बाकी करेंसी के मुकाबले भारत रुपया एप्रिसिएट हुआ है और डॉलर के मुकाबले जो रुपये कमजोरी का मुद्दा है तो पूरी दुनिया में यह हाल है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से रहा आज संसद का माहौल और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख स्वामी महाराज जी की जनशताब्दी महोत्सव के अवसर पर अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन 600 एकड़ में होगा और ये दुबई के गार्डन ग्लो को टक्कर देगा। इस खास शो में इसमें महोत्सव स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महोत्सव आज से अहमदाबाद में शुरू होगा। पूरे देश और विदेश से 75 लाख लोग 30 दिन चलने वाले इस महोत्सव में हाजिर रहेंगे। आप देखिए कि प्रमुख स्वामी महाराज की कितनी बड़ी मूर्ति है, वो सबका आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके अलावा पूरी दुनिया से जो लोग आएंगे उनको भारत का ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म से भी परिचित करवाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि अपने आप में यह एग्जीबिशन खास होगा क्योंकि यहाँ पर हर रोज लाइट एंड साउंड शो होगा। बच्चों के लिए एक पूरी बाल नगरी बनाई गई है और पूरी ये व्यवस्था करने के लिए 80,000 स्वयंसेवक दिन रात जुटे हुए हैं। दुनिया के कई सारे धर्म के गुरु और एम्बेसडर भी जनवरी में यहाँ पर आएंगे और अलग अलग विषय पर वो अपना मत भी व्यक्त करेंगे। अब तक का ये सबसे बड़ा महोत्सव माना जाएगा और देश विदेश से लोग आएंगे तो उनकी सारी व्यवस्था भी पूरे अहमदाबाद शहर में की गई है। 7 प्रवेश द्वार, 30 फीट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की ये मूर्ति और दिल्ली का हूबहू अक्षरधाम मंदिर यहाँ लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बनने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्म का यह संगम लोगों को कुछ न कुछ प्रेरित कर जाएगा, जो कि भारत जोड़ो के थीम पर काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब खबर बिहार से, जहां पर शराबबंदी के बावजूद एक बार फिर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और नकली शराब बनाने वालों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने भी जहरीली शराब मामले को लेकर नीतीश सरकार को ही घेरा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने इस मामले पर जोरदार हंगामा किया। स्थिति ऐसी हो गई कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को धमकाते हुए बर्बाद तक कर देने की धमकी दे डाली। और दिन ब दिन बढ़ते साइबर क्राइम से हर कोई परेशान है। साइबर अपराधी फ्रॉड के नए नए पैतरे अपना रहे हैं। अब एक मिस्ड कॉल भी खतरे की घंटी हो सकती है। क्या है ये नई समस्या और क्या है इसका समाधान, आज इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।